नमस्कार, आदाब। आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हम सफ़र। आज इस नावल की 16वीं किस्त। कल मैं आपको चैप्टर रेहानुद्दीन अहमद सुना रहा था, जिसे मुझे बीच में रोकना पड़ा था क्योंकि चैप्टर तवील यानी लंबा है और मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा था। तो आज चैप्टर रेहानुद्दीन अहमद का बाकी हिस्सा। उमा ने ताज़ा चाय के लिए घंटी बजाई। वो इस जज्बाती छोकरे को हैंडल करना खूब जानती थी। अखबार सरका कर उन्होंने चंद लहजों बाद मौजू तब्दील करते हुए कहा, बेचारे महमूद और ज्योति, हम अपनी बातों में उन दोनों को बिल्कुल भूल ही गए। रेहान ने पलकों पर उंगलियां फेरी। खुदा के लिए चुप रहो उमा। वो भी खामोश होकर बारिश को देखने लगी। खिदमतगार बरामदे में आया। उमा ने चायदानी की तरफ इशारा किया। वो चायदानी उठाकर ले गया। उमा ने आहिस्ता से कहा, मुझे इस वक्त गर्टर्ड याद आ रही है। किस तरह गोलियों से छलनी होकर मरी बेचारी। स्पेन से इतने दिनों बाद हमें इत्तला मिली थी, याद है? रेहान ने अलम से सर हिलाया। और मुझे याद है जब तुम्हारी अम्मी के इंतकाल की खबर आई तो तुमने कहा था एक तरह से अच्छा ही हुआ। अगर मैं भी गर्टर्ड की तरह कहीं मौत के घाट उतरूं तो अम्मी जिंदा ना रह सकती। इस वक्त न जाने बेचारे महमूद की मां पर क्या गुजर रही होगी। ज्योति के माँ बाप तो गालिबन उसके बचपन ही में मर चुके थे। रेहान अब ये गमनाक तस्करा खत्म करना चाहता था। उसने बेचैनी से पहलू बदला और आंखें बंद कर ली। लेकिन अब इतने अरसे बाद अचानक उसकी अम्मी उसके तस्वुर में आन मौजूद हुई। मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उसने दफतन सर हाथों में छुपाकर मेज पर टिका दिया। रोनू। सिर्फ उसकी अम्मी इतने प्यार से उसे रोनू पुकारती थी। रोनू, चाय आ गई, उठो। रोनू, लो चाय आ गई, उठो, उमा कह रही थी। उसने हड़बड़ाकर सर उठाया और चोरों की तरह उमा पर नजर डाली। माई लिटिल मदर। उमा चाय घोलने में मसरूफ रही। वो चुपचाप अपनी प्याली का इंतजार करने लगा। एक बात सुनो, मजाक अलग। उमा ने उसे प्याली देकर कहा, तुमने अपनी गैर मौजूदगी में दीपाली मेरे हवाले की है। फर्ज करो वो तुम्हारे इस किस्से के बारे में मुझसे पूछे तो मैं उसे क्या बताऊं? कोई ऐसी बात नहीं है। तुम खामखा इतनी देर से लंबा चौड़ा मेलोड्रामा बना रही हो। रेहान ने फिर झुंझला कर कहा, मगर मुझे पूरी तफसील तो मालूम होनी चाहिए। फर्ज करो जहां आरा उससे कुछ कहे तो खुद उसकी पोजीशन कितनी नाजुक और ऑकवर्ड होगी और वो तुम्हारे मुतालिक क्या सोचेगी कि तुमने 2 लड़कियों को जुल दिया। पहले जहां आरा को दगा दी
और फिर उसे धोखे में रखा, जबकि वो जहां आरा की इतनी गहरी दोस्त है। मुझे यकीन है वो इसी वजह से तुमसे बेदक गई थी। नवाब साहब तुमको घर दमाद बनाना चाहते थे, मगर तुमको जहां आरा से खुद कोई दिलचस्पी ना थी। तुम बिल्कुल बेकसूर हो। क्या मेरा ट्रायल हो रहा है? तुमको तो वाकई बैरिस्टर होना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी नवाब कमरुज़्ज़मा की सगी चचाजाद बहन थी। मेरी अम्मी बारिश की लतीफ़ धुंध बाग पर मंडलाती रही। हवा में फूलों की खुशबू बसी हुई थी। फिर तुम्हें जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं मिला? ओ उमा, डोंट बी सच अ बोर। तुमको बतला चुका हूं। रेहान ने उकता कर जमाई लेते हुए कहा, मगर तुम सारी अलिफ लैला न जाने क्यों फिर सुनना चाहती हो। ऑल राइट, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला, जिसकी मुझे मुतलिक परवाह नहीं। मेरे नाना नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा चौधरी नवाब नूरुज़्ज़मा चौधरी के छोटे भाई थे। आया ख्याल में? याद कर लो, गिरह में बांध लो, और बार बार अपने सवालों से मुझे बोर न करना। मेरे नाना फ़खरुज़्ज़मा चौधरी नवाब कमरुज़्ज़मा के वालिद नवाब नूरुज़्ज़मा के इकलौते छोटे भाई थे। अब रट कर सबक सुनाओ। चलो, तुम भी क्या याद करोगी? उमा कहा लगाकर हंसी। आगे बताओ। बड़ा अलिफ लैलवी किस्सा है, लाइक हेल। अलिफ लैलवी किस्सा यह है कि नाना जान अपने बड़े भाई की तरह बेहद रंगीन मिजाज थे। सिर्फ कलकत्ता की गौहर जान पर एक गांव निछावर कर दिया था, और एक वो बचपन में सुना करता था, लखनऊ की ननुआ बछुआ और दिल्ली की छमिया और बनारस की बेनज़ीर फ्यूडल डिकेडेंस की बात करते हैं आप लोग। उसने प्याली ज़रा ज़ोर से तश्तरी में रखी। तुमको पता है, हम बोर्जुआ लोगों को फ्यूडल लोग बेहद फैसिनेट करते हो। उमा ने मुस्कुराकर कहा, बकवास। बहरहाल, रेहान ने माचिस के लिए पहले कुर्ते की एक जेब में फिर दूसरी जेब में हाथ डाला। सिगरेट पीना बंद करो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि नाना जान ने एक थिएटर कंपनी में रुपया लगाया। मरहूम खुद भी नाटक लिखते थे। अर्जुवन मंजिल में बाकायदा जलसा घर था। बहरहाल, थिएटर कंपनी का मैनेजर सारा रुपया गबन करके रंगून भाग गया। नाना जान महज गुजारेदार नहीं थे, उनकी अपनी ज़मीनें भी थीं। और जब ऐन आलम जवानी में नाना जान का अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया, उस वक्त उनके हिस्से की ज़मींदारी महाजन के यहाँ गिरवी रखी हुई थी। अम्मी उनकी इकलौती लड़की थी। जब नाना जान मरे, वो शायद 6 या 7 साल की थी। वालिद के मरने के दूसरे साल कॉलरा की वबा फैली और उसमें उनकी वालिदा भी चल बसी। अम्मी अपने ताया के यहाँ पलने लगी। नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा की जो जायदाद फजूल खर्ची और अय्याशी से बाकी बची थी, नवाब नूरुज़्ज़मा ने रहम से छुड़ाकर भतीजी के कानूनी सरपरस्त की हैसियत से अपने कब्ज़े में ले ली। कायदे से अम्मी की शादी अपने तायाजाद भाई यानी नवाब कमरुज़्ज़मा से होनी चाहिए थी। बेगम नूरुज़्ज़मा अब शौहर की यतीम
और नादार भतीजी को क्यों खातिर में लाती? वो किश्तिया के एक नवाब की लड़की को देख आई थी जो जहेज में गांव, मकानात, बागात और पटसन के खेत लेकर आई। वो सांस लेने के लिए रुका, माचिस से खेलने लगा और बोला, अम्मी अभी 15 साल की भी नहीं हुई थी कि नवाब नूरुज़्ज़मान ने उनकी शादी एक नौजवान गरीब मौलवी से कर दी जो उनके लड़के को अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। ओ, अम्मी का हिमायती या पुरसाने हाल उनके ननिहाल में कोई भी न था। बाकी रिश्तेदार हस्ब मामूल आपस की ज़मींदारी की मुकदमाबाजियों में जुटे हुए थे। एक यतीम लड़की की जिम्मेदारी कौन संभालता? उनके मामू और नाना वगैरह सब मर चुके थे। नवाब नूरुज़्ज़मान के करीबी रिश्तेदार ही अम्मी के ननियाली लोग थे और सब नवाब की मुतलकुल ऐनानी और दबदबे से खायर थे। नवाब साहब ने कहा, लड़का सैयद और बेहद शरीफ है, और निकाह पढ़वा दिया। और वाकई अब्बा बहुत फरिश्ता सिफत और भोले इंसान निकले। अब्बा का गांव शोनापुर नवाब साहब के इलाके के पड़ोस में था। उनके यहाँ काश्तकारी होती थी। मेरे अब्बा, तीनों चचा और उनके लड़के काश्तकार हैं। खुद खेत बोते हैं और जोतते हैं, खुद फसल काटते हैं, हुक्का लेकर चौपाल पर बैठते हैं। हम असल इंसान किसान हैं। उमा, तुम्हारी अम्मी खुश रही थी। तुम जदीद लड़की हो उमा, और तुमको पिछली नस्ल की मुसलमान और हिंदू लड़कियों को तुम जदीद लड़की हो उमा, और तुम पिछली नस्ल के मुसलमान और हिंदू लड़कियों को नहीं समझ सकती। सबर व क़नात और शौहर की खिदमत जिनका दीन ईमान था, अम्मी को तो अपने ताया से भी शिकायत न थी, न अपने बाप से, जिनकी रंगरलियों का असर इस तरह उनकी अपनी ज़िंदगी पर पड़ा। वो चुप हो गया। कमाल है, तुमने मुझे ये सब इस मर्तबा लंदन में नहीं बताया था। हमेशा कतराते रहे। मेरे ज़ाती हालात से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती थी? मुझे तो है रोनू कि तुम वाकई मुझे अपना पुरखुलूस दोस्त नहीं समझते। जब लंदन में उसके पास मामू जान नवाब कमरुज़्ज़मान का केबल आया था कि उसकी अम्मी का गांव में निमोनिया से इंतकाल हो गया, वो खुद बीमार पड़ा हुआ था। उस ज़माने में उमा ने किस लगन से उसकी दिलजोई की थी। दिन रात वो उसके अर्ल्स कोट के डिग्स में सिराने बैठकर उसका टेम्परेचर लेती, उसे दवा पिलाती, उसके लिए खाना पकाती, उसके कपड़े तक धोती और इस्त्री करती। सिर्फ उसकी अम्मी ही ने उसकी ऐसी देखभाल और ख़िदमत की थी। उमा का ये बेलौस सलूक वो उम्र भर ना भूल सकता था। फिर क्या हुआ रोनू? अरे तुम्हें बतलाया तो यार। तुम्हारी अम्मी गरीब किसान घर में किस तरह खुश रही। वो उदासी से मुस्कुराया। मुझे याद है, मैं छोटा सा था और एक अंधेरी रात बरामदे में चटाई बिछाए लालटेन सामने रख स्कूल का सबक याद करने में मसरूफ़ था, जब अंदर से अम्मी के आहिस्ता आहिस्ता रोने की और अब्बा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं अम्मी को बेहद चाहता था। उनके रोने की आवाज़ से घबराकर मैंने बादशाह की दीवार से कान लगा दिए
और फिर सुराख में से झांका। अम्मी दिन भर कामकाज की मेहनत के बाद थक कर रोने लगी थी। वो चूल्हे के पास पीढ़ी पर सर झुकाए बैठी थी और मेरे अब्बा, मुझे वो मंजर अब तक याद है। मेरे अब्बा कमरे के दरवाजे में खड़े इस मतानत से तकरीर कर रहे थे गोया जुमा घर के मिंबर पर वाज कहते हों। वो कह रहे थे, मैंने तुमको हलीमा बीबी शादी के दूसरे दिन समझा दिया था कि भूल जाओ कि तुम नवाब फ़खरुज़्ज़मान मरहूम की बेटी और नवाब नूरुज़्ज़मान चौधरी रईस आज़म फरीदपुर की भतीजी हो, और हमेशा याद रखो। उन्होंने शहादत की उंगली उठाकर कहा कि तुम एक गरीब सैयद की बीवी और आले रसूल की बहू हो, और याद रखो हलीमा बीबी कि शहंशाह कायनात की बेटी मौला अली के घर में चक्की पीसती थी और ईरान की बादशाहजादी शहीद करबला के घर में फाका करती थी। तुम तो उन सबकी खाके पा भी नहीं हो। तौबा इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह से डरती रहो, वो बख्शिश वाला और मेहरबान है। अब्बा रसूल अल्लाह का नाम लेने के बाद दरूद पढ़कर बार बार दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। उनकी संजीदा शक्ल और हवा में लरसती दाढ़ी पर मेरी नज़र पड़ी तो बादशाह की दीवार के उधर मुझे अपनी परेशानी के बावजूद बेख्तियार हंसी आ गई और मैं अपनी शीतल पाटी पर वापस आन बैठा। अम्मी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछकर फिर चूल्हे पर झुक गई और अब्बा बाहर चले गए। उसके बाद मुझे याद है अम्मी ने अब्बा से फिर कोई शिकायत नहीं की और खामोशी से शौहर, सास, ससुर, देवर, जेठ और नंदों की टहल में लगी रहीं। उन्हें वाकई ये फ़ख्र था कि सैयद की बीवी हैं, बेहद मजहबी थीं, 5 वक्त की नमाज, रोज़े रखती, मेरे लिए तरह तरह के वजीफ़े पढ़ती, मन्नतें मानती। रेहान की आवाज़ भर्रा गई और उसने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये सब लोग कौन थे? हुमा ने पूछा। कौन? रेहान ने चौंक कर दरियाफ्त किया। यही सब जिनकी मेहनत कशी की मिसाल तुम्हारे अब्बा ने उनके सामने पेश की। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी और उनके नवासे की बीवी वगैरह। अरे छोड़ो उमा, तुमको इन बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्या पुराने किस्से लेकर बैठ गई? वो कुर्सी से उठकर बरामदे में इधर उधर टहलने लगा। तुम्हारे अब्बा बड़े बुलंद किरदार इंसान मालूम होते हैं। अब्बा, वो टहलते टहलते ठिठक गया। अब्बा हैरत अंगेज बेमिसाल शख्सियत के मालिक हैं। इसी वजह से उनके घर वाले उनको ज़रा सा खपती मानते हैं, मगर गांव वाले उनको अच्छा खासा वली अल्लाह भी समझते हैं। जब अम्मी की शादी हुई तो नवाब नूरुज़्ज़मान ने उनको जहेज़ दिया। नवाबज़ादा फ़खरुज़्ज़मान का छोड़ा हुआ थोड़ा सा रुपया मौजूद था और बहरहाल अम्मी नवाब नूरुज़्ज़मान के सगे भाई की औलाद थी और वो उनकी जायदाद कब्ज़े में करके उनकी काफ़ी हक़ तलफ़ी कर चुके थे। बहरहाल तो अम्मी का थोड़ा बहुत जहेज़ बनाया गया जो गरीब किसानों के लिए किसी शाही ख़जाने से कम न था। मगर जब अब्बा कश्तियों पर लदे मौलवियों और काश्तकारों का काफ़िला बारात में लेकर पहुँचे तो उन्होंने जहेज़ का सामान कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। अम्मी बताया करती थी कि कहने लगे वो नवाब नूरुज़्ज़मान के ऐसे गरीब दामाद नहीं कहलाना चाहते जिन्होंने बीवी के रुपए से अपना घर भर लिया। लिहाजा वो सिर्फ अम्मी के कपड़ों के संदूक उठवा कर अम्मी को रुखसत करा ले गए।
अम्मी के जेवर अलबत्ता जब मेरी बहन राबिया पैदा हुई तो नवाब साहब ने उनके नाम से बैंक में महफूज कर दिए थे। अब्बा बहरहाल उसी तरह धाल उगाते और जुमा घर में नमाज पढ़ाते रहे। सच्चे कम्युनिस्ट, उमा ने कहा। रेहान हंसने लगा। असल किस्सा तो तुमने अब तक नहीं बताया। लाहौल वाला कुवत, वो आज ही जाकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। जब मैं गांव के स्कूल में दाखिल हुआ और बकौल शख्स से मेरी जहानत की धूम मचने लगी तो नवाब कमरुज़्ज़मा अम्मी अब्बा से मुसिर होकर मुझे ढाके ले आए। मैं जब 6-7 साल का था तब नवाब नूरुज़्ज़मा का, जिन्हें मैं बड़ा नाना कहता था, इंतकाल हो चुका था। और मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल पुराने फैशन के कार चोपी जोगा पहने हुए चुकादरी ज़मींदार, जैसे पुरानी किताबों की तस्वीरों में होते रहे। बहरहाल अब कमरुज़्ज़मा रियासत के मालिक थे। वो मुझे ढाके ले आए और स्कूल में दाखिल कर दिया। मैं उस वक्त 12-13 साल का था। मैं अर्जुमन मंजिल में रह रहा था और नैयरुज़्ज़मा के साथ कार में बैठकर स्कूल जाया करता था। अब्बा को मामू जान ने यकीन दिलाया था कि अम्मी का रुपया जो अब्बा ने शादी के वक्त लेने से इनकार किया था, मेरी तालीम पर खर्च किया जा रहा है। इसके बावजूद 20 रुपया महीना बाज़ाब्ता हर महीने अब्बा गांव से मेरे नाम मनी ऑर्डर करते। मामू जान मुस्कुराकर वो रुपया वसूल करते और मेरे नाम डाकखाने में जमा करते रहते। असलियत ये थी कि मैं अर्जुमन मंजिल में मामू जान के लाडले नूरे नज़र की हैसियत से परवान चढ़ाया जा रहा था। उनका बेटा नैयर खासा कुड़ मगज था। मामू जान उसकी तरफ से बहुत मायूस थे और मुझे आइडियलाइज कर रहे थे। दरअसल बात सारी ये थी कि वो जहांआरा से मेरी शादी करना चाहते थे। मामू जान अलीगढ़ के मोतकद थे। उन्होंने एफए के लिए अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ मैं मज़ीद लायक और होनहार साबित हुआ। मामू जान बेचारे के सारे ख़ानदान में वाहिद माकूल और होनहार जवान सिर्फ मैं था। मामू जान मेरे लिए तरह तरह के ख्वाब देखने लगे। बैरिस्ट्री, आईसीएस का मुकाबला, उनके पटसन के कारोबार की देखभाल। जहांआरा छोटी सी थी, मुझसे 5-6 साल छोटी होगी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो बड़ी हुई और पता चला कि मामू जान उससे मेरी शादी कराना चाहते हैं, तो मैं बेहद खुश हुआ। मेरा ख्याल था मैं कॉलेज से निकलकर किसी अखबार में काम करूंगा। मैं अंग्रेज़ सरकार की मुलाजमत के सख्त खिलाफ हो गया था। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा और जहांआरा को लेकर अपना घर अलग बनाऊंगा। मामू जान को वाकई मुझसे मोहब्बत थी, लेकिन मेरी जहानत वगैरह के अलावा मामू जान मेरा इतना ख्याल रखते थे। उसकी गालिबन एक वजह और भी थी। रेहान ने सोचते हुए कहा, उनके वालिद नवाब नूरुज़्ज़मा पुराने टाइप के जाबिर और मुतलकुल एनान ज़मींदार थे। मामू जान कमरुज़्ज़मा उनके बरक्स एक जदीद इंसान है और नेक दिल। उनको ये एहसास था कि उनके वालिद ने अपनी बेज़बान भतीजी के साथ हर तरह से बड़ी बेइंसाफ़ी की। वो मुझे अपना दामाद बनाकर तलाफ़ी करना चाहते थे। इसके अलावा वो यकलख चुप हो गया। उमा हमातन गोश उसे देखती रहीं। उसके अलावा क्या रोनू? रेहान ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि मामू जान अम्मी को बेहद पसंद करते थे।
उन्हें बचपन से अपनी बिनते अम्ही से मोहब्बत थी, और अगर उनका बस चलता तो वो किश्तिया की रईसजादी के बजाय अम्मी से शादी करते। जिंदगी वाकई कितनी अजीब चीज़ है, उमा ने आहिस्ता से कहा। और तुम्हारी अम्मी भी नवाब कमरुज़्ज़मा को पसंद करती थी, यकीनन। और किसी ने उनसे ना पूछा कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। नहीं, किसी ने उनसे नहीं पूछा, और ना उन्होंने किसी को बताया। वो मरते दम तक पतिव्रता बीवी रहीं, आखिर दम तक शौहर की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में लगी रहीं। बंगाली औरत, हाँ, बंगाली औरत, हिंदुस्तानी औरत। वो कभी अर्जुमन मंजिल आती थी, बहुत कम। किसी ख़ानदानी तकरीब के लिए कभी कभार आ जाती थी, और मामू जान उनकी खातिर मदारात में दौड़े दौड़े फिरते थे। जाते वक्त दस्तूर से ज़्यादा तोहफे तहाइफ उनके साथ करते, मगर वो सब कुछ यहीं छोड़ जाती, क्योंकि अब्बा दौलतमंद ससुराल का एक पैसा लेने के रवादार न थे, और अम्मी ने सारी उम्र उनका यह हुक्म माना। शी मस्ट हैव बीन अ ग्रेट वुमन, शी वॉज। अब बारिश थम चुकी थी, और बाग की अबर आलूद फिजा बेहद खुशगवार मालूम हो रही थी। रेहान ने घड़ी पर नज़र डाली, और जल्दी जल्दी दास्तान ख़त्म करना चाहिए। जब मेरे विलायत जाने का प्रोग्राम बना तो अम्मी ने चाहा कि अपने जेवरात जो बैंक में महफूज थे बेचकर मेरे विलायत के खर्च का इंतज़ाम करें। मामू जान ने अब्बा को तो ये पट्टी पढ़ाई कि मुझे सरकारी वजीफ़ा मिल गया, और अम्मी से चुपके से कहा, बीबी तुम जेवर अपनी बेटी के जहेज़ के लिए रखो, मैं अपने भांजे को जो मुझे नैयर की तरह अजीज़ है अपने रुपये से लंदन भेज रहा हूँ। अम्मी को मालूम था कि मामू जान का इरादा जहां आरा को मुझसे ब्याह देने का है। वो बेचारी बेहद मसरूर थी। वो अपने शौहर की ज़िद की वजह से सारी उम्र तंगदस्ती में गुजार चुकी थी। उन्हें अब खुशी थी कि इस रिश्ते से उनके गरीब बेटे की ज़िंदगी बन जाएगी। तुम्हारी अम्मी के पास बहुत गहने थे? उमा ने खालिस औरतों की सी दिलचस्पी से पूछा। रेहान ने एक बार ताज्जुब से उस पर नजर डाली। कह तो चुका हूं, उनकी वालिदा के जेवर थे जो उनके ताया ने बैंक में रखवा दिए थे। वो हीरे जवाहरात जो अम्मी को मिलने चाहिए थे उन पर उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद बेगम नूरुज़्ज़मा उनकी ताई पहले ही कब्जा कर चुकी थी। चुनांचे मैं मामू जान के खर्च पर लंदन गया। वहाँ से लौट कर आया तो यहाँ शादी की तैयारियाँ हो रही थी। मुझे हार फूल पहनाए गए। अर्जुमन मंजिल में ज़ोरदार दावत हुई। शोनापुर पहुँचा तो सारा गांव घाट पर इस्तकबाल के लिए मौजूद था। सिर्फ अम्मी नहीं थी जिनको मेरी आमद का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। वो साल भर पहले मर चुकी थी। अब्बा ने जुमा घर में जाकर शुक्राने की नमाज पढ़ी। चौपाल में गाने की महफिल हुई। ब्यातियों ने फौरन मेरे लिए गीत बनाए। मैं गांव वालों के लिए एक अजूबे रोजगार हस्ती बन चुका था। जब मैं ढाके वापस आया तो तुम अभी लंदन में थी। यहाँ क्या क्या हंगामे रहे मेरे साथ। तो शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मामू जान ने मुझे गले लगाकर सर पर हाथ फेरकर मुझसे कहा कि शादी के बाद मैं उनका पाठ का कारोबार अपने ज़िम्मे ले लूँ। वो अपनी लाइब्रेरी की मेज़ पर ज़मींदारी के कागजात और रजिस्टर खोले बैठे थे। मेरी रिहाइश के लिए ऊपरी मंजिल के कमरे सजाए जा चुके थे। हर चीज़ पहले से तयशुदा थी। तब मैंने उनको इत्तला दी
कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबर हो चुका हूं। यह सुनकर ऊपर बिजली सी गिरी। आई डोंट ब्लेम हिम, उमा ने कहा। मुझे उनको सदमा पहुंचाते हुए बड़ा दुख हुआ, मगर मैंने नरमी से उनसे कहा, मैं ना डिप्टी मजिस्ट्रेट बनने का इरादा रखता हूं, ना उनका घर दामाद बनकर उनकी रियासत संभालूंगा, बल्कि मैं जहांआरा को लेकर अपने फूस के मकान में रखूंगा। आखिर आपकी बहन भी तो इसी महल से रुखसत होकर मेरे बाप के झोपड़े में गई थी। मामू जान भौचक्के होकर मुझे तकने लगे, फिर गमों गुस्से से थर थर कांपे। उन्हें यकीन न आया कि ये मैं क्या कह रहा हूं। मैंने उनको पार्टी का कार्ड दिखाया और रसान से समझाने की कोशिश की कि मैंने क्यों यह रास्ता अपने लिए मुंतखब किया। उम्र भर में पहली बार मैंने उनको तैश के आलम में देखा। वो यकलख्त अपने मरूम चुगादरी बाप की तस्वीर बन गए। उन्होंने गरज कर कहा, नमक हराम, एहसान फरामोश, किसान की औलाद, मुल्ला का छोकरा, तेरा मुस्तकबिल मैंने संवारा, वरना आज हल चला रहा होता, धान के गट्टे धो रहा होता, मकतब में बच्चे पढ़ा रहा होता। बदबख्त। मैंने दबी दामाद से कहा, धान के गट्ठे तो मैं अब ढोऊंगा मामू जान। मगर वो उसी तरह गरजते बरसते रहे और मुझे ख्याल आया कि मेरे नाना जान मरहूम के लिखे हुए इसी किस्म के मेलो ड्रामेटिक नाटक 50 बरस कबल अर्जुमन मंजिल के जलसा घर में स्टेज किए जाते होंगे। कौन कहता है हमारा हिंदुस्तानी थिएटर जिंदगी की सही अक्कासी नहीं करता। 3 दिन तक घर में हंगामा होता रहा। मामू जान ने मुझे हर तरह समझाया, रोए गाए गरजे बरसे, अपनी इज्जत का, अपनी लड़की की जिंदगी का वास्ता दिया। आप इसके रवादार हैं कि आपकी लड़की घुट घुट के मर जाए, मगर आप उसका हाथ एक कम्युनिस्ट के हाथ में न देंगे। मैंने कहा, दहरिया, कंगाल, बागी जेलों में सड़ेगा, मारा मारा फिरेगा, रूपोशी और सर पर इनाम, और ये और वो। सच पूछो उमा, जब वो ये सब कह रहे थे तो मुझे उन पर प्यार आ गया। मैं अपनी नाजों में पली बच्ची तेरे पल्ले बांध कर उसकी किस्मत फोड़ू। गर्जे का ना माने न मैं माना। मुमानी जान को इख्तिलाज कल्ब के दौरे पड़ने लगे। गाउदी सा नैयर मुझसे कतराने लगा। मामू जान ने उसको हुक्म दे दिया था कि मुझसे बात न करे। शादी की तैयारियां मनसूख हुई। आजीवन मंजिल पर बड़ा भयानक सन्नाटा छा गया। मामू जान ने ऐसा बंदोबस्त किया कि शादी की तैयारियों की या रिश्ता टूटने की खबर आजीवन मंजिल से बाहर न निकले। वैसे भी उस वक्त तक मामू जान ने अपने इस इरादे का तस्करा मुमानी और मेरी अम्मी के अलावा किसी से नहीं किया था। ज़मींदारों के यहाँ शादी ब्याह के मामलात में बहुत राजदारी बरती जाती है, वरना कुटनियाँ और मुशाताएँ और मुखालिफ ज़मींदारों के हाली मवाली रिश्ता तोड़वाते हैं और जाने क्या क्या होता है। और यहाँ जहांआरा के मामू यानी किश्तिया के रईस आज़म अपने भदेसल साहबजादे के लिए तुले बैठे थे। बहरहाल ढाके में इस मेलोड्रामे की खबर ज़्यादा नहीं फैली। जहांआरा खुद हद से ज़्यादा शर्मीली और थोड़ी सी घुन्नी लड़की थी। उसने भी स्कूल या कॉलेज में मेरा तस्करा किसी से ना किया था। इसी वजह से दीपाली को इतने बरसों उसके साथ पढ़ने और उसकी दोस्ती के बावजूद ये बात मालूम ना हुई। भाई मैं समझता हूँ, अब लंच भी यहीं मंगवा लो। मेरा तो दास्तान अमीर हमजा सुनाते सुनाते हलक सूख गया। किए जाओ, कहे जाओ, मैं पानी मंगवाती हूँ।
बस मैं हस्बे साबिक अपने पुराने कमरे में ठहरा हुआ था। जहाँ आरा का ख्याल करके मेरा दिल कट कट जाता। वो मेरी लंदन से वापसी के बाद दस्तूर के मुताबिक मुझसे सख्त पर्दा कर रही थी, बल्कि अपने कपड़े में मायूं बैठ चुकी थी। जब ये ट्रेजेडी हुई, उसकी दोनों बहनें बौखलाई बौखलाई मेरे पास आकर कहती, आपा रोते रोते नीम जान हो गई हैं, आपा की आंखें सूज गई हैं, आपा इन 3 दिनों में आधी भी नहीं रही। कहाँ वो दुल्हन बनने के लिए मायूं बैठी थी और कहाँ ये खौफनाक ट्रेजेडी। रोनू भाई, खुदा के लिए आपा को मरने ना दीजिए। ये सब सुन सुनकर मेरे हवास बाख्ता हो जाते। चौथी रात मेरा आखिरी फैसला सुनने के बाद कि मैं अपनी सियासी ज़िंदगी हरगिज़ तर्क नहीं करूँगा, मामू जान ने मुझसे कहा, तो आज से अर्जुमंद मंजिल के दरवाजे तुम्हारे ऊपर बंद हैं। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। चंद मिनट बाद उन्होंने बड़े चालाक है मेरे कमर मामू, जज्बाती ब्लैकमेल के लिए एक चाल चली। उस वक्त मुझे ऐसा ख्याल हुआ, मगर अब सोचता हूँ कि वो खुलूस और सच्चे दिल से ऐसा कह रहे थे, मगर जवानी की अकड़ और अपने उसूल परस्ती के जोम में हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे बुज़ुर्गों के भी जज्बात हैं, उनकी अंदरूनी जज्बाती ज़िंदगी है। उन्होंने भी टूटे दिल का सामना किया है। मामू जान मुझसे कहने लगे, मलिहा मर गई, तुम उसकी निशानी थे, तुमने भी मेरे साथ ये किया। इतना कहकर वो दिक्कत से अपनी कुर्सी पर से उठे और कमरे के बाहर चले गए। अम्मी के मरने का गम ताज़ा था। मैं भी बड़ी मुश्किल से आंसू जब्त करके अपने कमरे में वापस आया। फिर मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया और अंजुम आरा को बुलाकर उससे कहा, अपनी आपा से कहो रात को बाहर तालाब पर आ जाए, मुझे उनसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। अंजुम आरा का चेहरा खिल उठा। वो फौरन ऊपर दौड़ गई। रात को जहाँ आरा मुझे तालाब के किनारे मिली, मैंने 3 साल बाद उसे देखा। 3 साल तक मैं उसे लंदन से ख़त लिखता रहा था, उसके मुतालिक सोचता रहा था, मगर ज़्यादा नहीं। मुझे मालूम था वो मेरी होने वाली है, इसलिए मुझे उसके लिए कोई ख़ास इस्तराब नहीं महसूस होता था। मुझे उससे मोहब्बत थी, मगर कोई जुनून खेज़ इश्क नहीं था, हो नहीं सकता था। बचपन से हम इकट्ठे पले बढ़े थे। वो मेरे लिए एक पुरसुकून सी चीज़ थी। मुझे हमेशा मालूम रहता था कि मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी हूँ, किसी हालत में हूँ, कैसी कठिन मुसाफत तय करके लौटूँ, वो सायादार दरख्त और मीठे पानी के कुएं की तरह मेरी मुंतज़िर होगी। और वो मेरे सामने मौजूद थी। मेरी अम्मी की तरह पतिव्रता की एक और तस्वीर। मैं उसके सामने गूंगा सा हो गया। वो तालाब की सीढ़ी पर बैठ गई। अंजुम आरा, अख्तर आरा और माला मुलाजिमा पहरे पर इधर उधर चौकस थी। अगर मामू जान को इस मुलाकात का इल्म हो जाता तो वो ना जाने हम दोनों का क्या हासिल करते। खैर, तो मैंने उसे कहा, वो खामोशी से मेरे साथ चली चले। तुम लड़कियों को भगा कर ले जाने की तजवीज़ करने में बहुत एक्सपर्ट मालूम होते हो। उमा ने बात काटी। मैंने उससे कहा, मेरे साथ झोपड़ों में रहे, रूखी सूखी खाए, और ये याद रखे कि वो नवाब फ़खरुज़्ज़मा चौधरी के नवासे की नहीं, बल्कि मौलवी बुरहानुद्दीन अहमद काश्तकार के लड़के की बीवी है। बिल्कुल ऐसी ही बात तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मी से कही थी। उमा ने कहा, हाँ, अजीब बात है ना। बहरहाल, मगर जहाँ आरा में अपने वालिद से इतनी बड़ी बगावत की हिम्मत ना थी। वो बैठी हिचकियों से रोती रही और मैं उसे उसी तरह रोता छोड़कर हमेशा के लिए अर्जुमंद मंजिल से बाहर आ गया। चंद रोज़ बाद ही मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा और वो सारा किस्सा ख्वाबो ख्याल हो गया।
और उसके फ़ौरन बाद तुमने एक और ख्वाब देखना शुरू कर दिया। वाह रे मर्द की ज़ात, अब इजाज़त है, दोपहर हो गई। अभी नहीं, तुम्हारी बहन पढ़ रही है। नहीं, मैं कितना चाहता हूँ उसकी तालीम का इंतज़ाम हो जाए, मगर राबिया अम्मी के इंतकाल के बाद घर संभालने में जुट गई। अगर मुझे कभी ढाके आना मिला तो मकान लेकर उसे यहाँ बुला लूँगा। अगर मैं अब्बा को ये यकीन दिला दूँ कि वहाँ पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम है तो अब्बा शायद अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज भी भेजने को तैयार हो जाएं। वो हंस पड़ा। अब्बा को अगर ये मालूम हो कि मैं दहरिया यानी नास्तिक हो गया हूँ तो उन पर आसमान गिर पड़े। मैं उमा जब गांव जाता हूँ तो बाकायदा अब्बा के साथ जुमा घर में नमाज पढ़ता हूँ। ओह हाउ फनी, उमा ने ज़ोर से कहा लगाया। न जाने क्यों रेहान को उमा का ये कहा नागवार गुजरा। वो नज़रें उठाकर बाग को देखने लगा। उमा ने उसकी तवील खामोशी से घबरा कर पूछा, तुम्हारा घर तो बड़ा खूबसूरत होगा। आर्टिस्टिक? हमारे, हाँ, बेहद खूबसूरत है। तुम्हारे वुडलैंड से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। उसकी फूस की छत जर्द फूलों की बेल से ढकी हुई है। सामने सब्जी बाड़ी है और घनी सरसब्ज बंसली पीछे हमारा तालाब कवल के फूलों से भरा रहता है। उसके किनारे सुपारी और नारियल के सुडौल दरख्त खड़े हैं। बाड़े में गायें रहती हैं। पिछले बरामदे में पालकी रखी है। नदी पर अब्बा की नाव बंधी रहती है। उसको खेते हुए अब्बा पार की मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाने जाते हैं। नाव ही में एक गांव से दूसरे गांव जाते उनकी उम्र गुजरी। इसके अलावा और कोई सवारी नहीं जानते। अम्मी बताती थी कि यही नौका खेते वो उनके चचादार भाइयों को पढ़ाने अपने गांव से नवाब नूरुज़्ज़मा की देहाती हवेली जाया करते थे। कैसा ज़माना था, कैसे लोग। अब्बा सारी उम्र में सिर्फ 3-4 मरतबा ही मोटर में बैठे हैं। जब मेरा दाखिला स्कूल में कराने ढाके आए थे और मामू जान की ब्यूक उनकी खिदमत में हाजिर रहती थी। और फिर हमारा गांव, किसानों के खूबसूरत झोंपड़े, गांव का टोल, काली बाड़ी, नट मंदिर, जुमा घर, चौपाल, बाजार, मंडी, बरगद तले घाट, दरगाह। मेरा गांव दुनिया का हसीन तरीन गांव है और मेरा घर दुनिया का हसीन तरीन घर। कभी मैं तुमको अपने घर ले जाकर दिखाऊंगा। और दीपाली को और कब्रिस्तान जहां अम्मी की कब्र है, वो चुप हो गया। चंद मिनट बाद उसने उमा को देखते हुए कहा, मेरी अम्मी इतनी कम उम्र थी, वो मुझसे सिर्फ 16 बरस बड़ी थी और मेरी बड़ी बहन मालूम होती थी। अगर आज जिंदा होती तो तुमसे भी ज़्यादा बड़ी ना लगती। बाज़ मर्तबा तुम में उनकी झलक से दिखाई पड़ती है, खुसूसन जब डांटती हो तो बिल्कुल अम्मी जैसी लगती हो। उमा के चेहरे पर कर्ब और नागवारी का बादल गुजर गया, जिसे रेहान ने नहीं देखा। वो कहता रहा, अम्मी तो मर गई, अब कहीं तुम ना मर जाना उमा। रेहान, उमा ने दुरुस्ती और तलखी से उसकी बात काटी, अब उठना चाहिए। तुम जाकर तैयार हो। हाँ, वो चौंक कर बोला, अभी जाता हूँ। खाना खाते जाना। नहीं खाना, सुरेंद्र के साथ खाऊंगा। और उसके बाद उसने उठकर तवील सांस लेते हुए कहा, अर्जुमन मंजिल में नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी से सियासी बातचीत। कल शाम लीग ऑफिस के सेक्रेटरी से उनके साथ 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट करवाया था। अभी सुरेंद्र के यहाँ बेगम बाजार जाना है, भागता हूँ। वो अपने कमरे की तरफ लपका। अर्जुमन मंजिल जाते हुए डर तो नहीं लग रहा है? उमा ने पीछे से आवाज़ दी।
अगर वहाँ ठुकाई वगैरह हो तो मुझे फ़ोन कर देना, तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। यू आर नॉट बीइंग वेरी फनी उमा, रेहान ने दरवाज़ा बंद करते हुए जवाब दिया। उमा खोखली सी हंसी हंसी और मेज पर बैठी कांटे से लकीरें खींचती रहीं। फिर सीजर को बुलाने के लिए बाग में उतर गई। तो ये थी आज की किस्त, 16वीं किस्त। कल शायद 17वीं किस्त सुनाऊंगा आपको। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।